नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, लोकसभा का चुनाव आ गया है। सिर्फ 22 दिन बाकी रह गए हैं। 22 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और जब 22 दिन रह गए हैं तो पंजाब के वे किसान और यूपी के वे किसान जो 3 साल पहले सड़कों पर आए थे, वे फिर से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पहले से किसानों के समर्थन में बयान आ गया है। जिस कांग्रेस ने 2010 में स्वामीनाथन रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया था, वह बड़ी बेशर्मी से उसी रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रही है। राहुल गांधी बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। किसान उनसे यह क्यों नहीं पूछते कि रिपोर्ट तो 2004 में आई थी, 2014 तक उनकी सरकार थी और 2009 में दोबारा जीतने के बाद 2010 में उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को रद्द कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, नामंजूर कर दिया था। तो किसान उनसे क्यों नहीं पूछते कि आपने जब पहले सत्ता में थे तो इस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। जाति आधारित जनगणना पर भी कांग्रेस का यही इतिहास रहा है। आजादी के बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने जाति आधारित जनगणना बंद करवाई थी। उसके बाद 6 बार कांग्रेस की सरकारों के समय जनगणना हुई, लेकिन कांग्रेस को तब जाति आधारित जनगणना करवाने की बात याद नहीं आई। कभी यह महसूस नहीं हुआ कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अब वे आरक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि आरक्षण के बारे में भी जो रिपोर्ट 1980 में आई थी, उसे भी 1989 तक राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की सरकार ने लागू नहीं किया था। तो इनका इतिहास यही है कि अपने समय में जो चीज नहीं करेंगे, दूसरे की सरकार होगी तो उसी की मांग करेंगे। कांग्रेस ने भारत तोड़ो गैंग के मुखिया कन्हैया कुमार को अनारकी फैलाने के लिए खुला छोड़ दिया है। वह वामपंथी नक्सली विचारधारा का कन्हैया, जो जेएनयू में भारत तोड़ो के नारे लगवाता था, वह अब कांग्रेस का चहेता नेता है, बड़ा नेता है। भगवंत मान ने भी पंजाब के किसानों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली भेज दिया है, दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। पिछली बार वहां जब कांग्रेस की सरकार थी और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने हरी झंडी दिखा करके किसानों को दिल्ली की तरफ कूच किया था। अब वह भाजपा में है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी बेहद शर्मनाक था। दिल्ली के लोगों और दिल्ली आने जाने वालों को महीनों कष्ट झेलना पड़ा। सड़कों पर कब्जा हो गया था, वहां टेंट लग गए थे और टेंटों में एसी लगे हुए थे, फ्रिज रखे हुए थे, ऑटोमेटिक मशीनें थी खाना बनाने वाली। और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि सड़कें खाली करवाई जाए, सड़कें खाली करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। आप इस मिली भगत को समझिए, उनकी मांगों को भी समझिए और उनके वाहनों को भी देखिए। पहले उनकी लग्जरी गाड़ियों की कतारों को समझिए, जिसमें करोड़ों रुपए की रेंज रोवर, लैंड रोवर, मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। और मांग कर रहे हैं कि 10,000 रुपए महीना की पेंशन किसानों को दी जाए। 10,000 रुपया क्या है उनके लिए? रोज का खर्चा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के किसान हैं। इस समय गेहूं का समय है। बिहार से आए हुए मजदूरों को वहां पर काम पर लगा दिया और खुद लग्जरी गाड़ियां लेकर के दिल्ली की सड़कों पर आ गए। तो इसका मतलब समझिए। मैं दूसरी मांगे भी उनकी बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। सुन लीजिए, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। असल में एमएसपी किसानों के हित के लिए लागू किया गया था। यह वह रेट है जो सरकार किसानों को देती है।
मार्केट का रेट सरकार कैसे तय कर सकती है? वह तो मार्केट ही तय करेगी। मुकाबला होता है, उस मुकाबले में रेट हमेशा ऊपर जाता है, एमएसपी से कम नहीं होता। फिर पता नहीं यह मांग क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या राज है? सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदारी करती है, जिसे वह सेना के लिए और राशन की दुकानों पर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करती है। कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है और सरकार उनसे खरीदारी कर रही है। अब तो एमएसपी का कोई सवाल ही नहीं है उसको कानूनी दर्जा देने का। अब तो किसानों के पास राशन है ही नहीं, तो सरकार बड़े पैमाने पर किसानों से अनाज की खरीदारी कर रही है। तो इस समय एमएसपी के लिए आंदोलन की बात समझ ही नहीं आ रही। इसके पीछे कनाडा की सरकार और कनाडा से चल रहे खालिस्तान आंदोलन की भूमिका का खुलासा करना जरूरी है, और मैं इसका खुलासा करूं उससे पहले इन तथाकथित किसानों की दूसरी मांगे भी सुन लीजिए। ये किसान नहीं है, इनके खेतों पर बिहार का मजदूर काम कर रहा है और ये लग्जरी गाड़ियों पर घूमने वाले लोग हैं। और इनकी अगली मांग है कि लागत पर 50% मुनाफा, यानी एमएसपी 50% मुनाफे के साथ तय की जाए। क्या यह सरकार के लिए प्रैक्टिकल हो सकता है? क्या भारत के विकास की सारी योजनाएं बंद कर दी जाएं? सेना को सीमाओं से हटा करके उन्हें बैरकों में डाल दिया जाए और किसानों को सारा पैसा दे दिया जाए? टैक्सों से जितना भी उगाही होती है वह सब किसानों को दी जाए। यह इनकी मांग है प्रैक्टिकली। सड़कें ना बने, पार्क ना बने, अस्पताल ना बने, स्कूल ना बने, सेना ना हो, पुलिस ना हो, उसका सारा पैसा सरकार इनको दे दे। और फिर अगली मांग है कि बिजली फ्री दी जाए और कर्जे माफ किए जाएं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां चलाने वाले चाहते हैं कि हर साल लाखों रुपए के कर्जे लें और हर साल उनके कर्जे माफ कर दिए जाएं। जिन सड़कों पर इन्होंने डेरा डाला है उन सड़कों पर इनकी लग्जरी लाइफ देश की जनता ने 3 साल पहले भी देखी थी और अब भी देख रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। कोई लॉजिक नहीं है। भारत तोड़ो गैंग के साथ इनका क्या रिश्ता है? यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने कन्हैया को इनके साथ लगा दिया है। पिछले किसान आंदोलन से नेता बने योगेंद्र यादव भी जल्द ही कूदेंगे। फिलहाल तो वह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के मार्गदर्शक हैं योगेंद्र यादव, जो पिछली बार किसान आंदोलन के मार्गदर्शक थे। किसान आंदोलन से कांग्रेस का रिश्ता भी इससे जाहिर होता है। यानी पिछली बार भी उन्हीं का हाथ था, इस बार भी उनका हाथ है। एक और अजीब मांग है इनकी, जिसका किसानों से कोई संबंध ही नहीं है। वह यह कि मनरेगा की दिहाड़ी 250 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए की जाए। अब इन किसानों का जिनकी जमीनें हैं उनका मनरेगा से क्या लेना देना, तो मजदूरों की है। सरकार डब्ल्यूटीओ से बाहर आए, यह इनकी मांग है। और जिन देशों से भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसे रद्द किया जाए। अब फॉरेन पॉलिसी भी ये चलाएंगे, सरकार भी ये चलाएंगे, सरकार को अपने इशारों पर चलाएंगे, विदेशी इशारों पर भारत सरकार को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। ये आप समझिए इसकी पूरी कहानी, इसके पीछे की बात, जिन चीजों का किसानों से कोई लेना देना नहीं। क्या कांग्रेस उनकी इस मांग से भी सहमत है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द किए जाए, डब्ल्यूटीओ से भारत बाहर आ जाए? क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार भी मूक दर्शक बनी रहेगी या 24 घंटों में सड़कें खाली करवाने का आदेश देगी? पिछली बार उन्होंने कमेटी बना दी थी,
और वह कमेटी बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, वह काम सरकार का है। और सरकार तो बातचीत कर रही थी, बल्कि सरकार तो चंडीगढ़ पहुंची थी बातचीत करने के लिए। दो दो मंत्री उनसे बात कर रहे थे और बात को बीच में छोड़ करके किसान दिल्ली की तरफ कूच कर लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देश की जनता प्रभावित हो रही है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों की जनता प्रभावित हो रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि किसान बातचीत करें सरकार से, सड़कों से हटें? लोगों के जनजीवन को इस तरह प्रभावित करने का किसानों को कोई अधिकार नहीं है। अब आपके उस सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूं जो वामपंथी पत्रकार और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी उठा रहे हैं कि किसानों को खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है। पिछले किसान आंदोलन के समय भी यही हुआ था और फिर लगातार पिछले 3 साल से यही सवाल ये उठाते रहे कि आपने किसानों को खालिस्तानी कहा। तो ये खालिस्तानी है क्या? उन्हें याद नहीं है कि इन्हीं किसानों ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराया था? इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? अब आपको बताता हूं कि इस आंदोलन का खालिस्तान और कनाडा से क्या संबंध है। हम लगातार कई साल से इंपोर्टेड लेंटिल दाल खा रहे थे, जिसे हम यहां मैसूर दाल कहते हैं, आज भी खा रहे हैं। मोदी सरकार ने 2021 से दालों का आयात थोड़ा घटाना शुरू किया है और भारतीय किसानों से कहा है कि दलहन पर जोर दें, लेकिन वे दलहन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कनाडा में खालिस्तानी दलहन पैदा करके भारत भेज रहे हैं और उसका मुनाफा, उसका पैसा खालिस्तानियों को मिल रहा है, जिससे वे खालिस्तान का आंदोलन चला रहे हैं। यानी भारत का पैसा, भारत के सरकार का पैसा खालिस्तानियों की जेब में जा रहा है। इस तरीके से भारत नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से लेंटिल दाल का आयात कर रहा है। अब अमेरिका से भी कर रहा है। कनाडा ने अपने यहां लेंटिल दाल के बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी वहां रह रहे खालिस्तानियों के हवाले की हुई है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा लेंटिल दाल का आयातक देश है, जबकि ये दालें भारत के किसानों को भारत में उगानी चाहिए और आज हर दाल 200 रुपए से ऊपर बिक रही है। तो भारत के किसानों को क्या यहां दाल उगा करके उसका मुनाफा खुद हासिल नहीं करना चाहिए? तो इस राज को समझने की जरूरत है। इस समय सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर पेरू है। भारत के आयातकों के तौर पर 1117 आयातक रजिस्टर्ड हैं, जिनमें कांग्रेस और अकाली दल के भी कई बड़े नेता शामिल हैं जो खुद को किसान कहते हैं। वे आयात का काम करते हैं और कनाडा से खासकर। और अब क्योंकि मोदी सरकार ने अमेरिका से आयात शुरू करा दाल का और उस आयात पर टैक्स भी खत्म कर दिया, तो कनाडा में क्या हो गया? कनाडा में मुश्किल हो गई। कनाडा का कि दालें आयात नहीं हो रही, तो अब वहां पर मुश्किल यह हो गई है कि उन्होंने जो बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वे सारी दालें ज्यादातर भारत में बेच रहे थे। और भारत के 3 बड़े आयातक हैं, सीपी फूड्स, ईटीसी एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उमा एक्सपोर्ट लिमिटेड। और ये ज्यादातर कनाडा से आयात कर रहे हैं। अब ये सब जो उद्योगपति हैं, जो आयातक हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ तो उनका सीधा संबंध है ही। कांग्रेस के कई नेता इसके पार्टनर हैं इन कंपनियों के, अकाली दल के बड़े बड़े नेता पार्टनर हैं इन कंपनियों के, और अब आम आदमी पार्टी को भी इन कंपनियों ने चंदा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि खालिस्तानियों के धन के स्रोत सूखने लगे हैं। इसलिए आपको ध्यान होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने भी पिछली बार किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था। भारत के किसानों से उनका क्या संबंध? तो यही संबंध है कि वहां से दालें आयात कर रहा है भारत
और वह आयात अगर नहीं करेगा, अमेरिका से करेगा या भारत के किसान वो उगाएंगे, तो किसका नुकसान होगा? कनाडा का। कनाडा सरकार धमकी दे रही है कि अगर भारत ने आयात बंद किया तो वह सारे खालिस्तानी सिखों को पंजाब वापस भेज देगा। वैसे खालिस्तानी कांग्रेसियों की ही देन है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।